नमस्कार दोस्तों, मैं उपदेश शर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट टाइम पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं यहां पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान विषय पढ़ाने के लिए। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान विषय की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले किसी भी शासकीय कर्मचारी चयन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश विषय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान विषय की बात करें तो मैं इस विषय में आपको बेसिक लेवल से हायर लेवल तक की नॉलेज देने का या पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान विषय की बात करें तो इसका एक बेसिक टॉपिक, बेसिक सब्जेक्ट मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी से आज हम प्रारंभ करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इस विषय से मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी से कैसे किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश, हमारे राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। अगर इसका नाम मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश किसी कारणवश इसका नाम रखा गया होगा। तो मध्य प्रदेश नाम रखने के पीछे इसका उद्देश्य था कि जो हमारा भारत रूपी शरीर है, भारत रूपी शरीर में बिल्कुल मध्य में जो राज्य निवास करता है तो वह मध्य प्रदेश राज्य निवास करता है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश कहकर पुकारा गया। मध्य प्रदेश नाम के अतिरिक्त इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहकर क्यों पुकारा गया? तो जिस प्रकार हमारे शरीर की में हृदय की स्थिति है, उसी प्रकार भारत रूपी शरीर में हृदय की स्थिति पर मध्य प्रदेश नाम का राज्य निवास करता है, इसलिए मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की भी संज्ञा दी गई। अब यहां से एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश तथा हृदय प्रदेश कहकर किसने पहली बार पुकारा था, या मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश तथा हृदय प्रदेश नाम किसने दिया? तो उसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम है कोहिनूर प्रदेश। मध्य प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश कहने से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र जैसे कि पन्ना, सतना, छतरपुर, इस क्षेत्रों में हीरे का काफी उत्पादन किया जाता है, तो इसी कारण मध्य प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश की भी संज्ञा दी जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम है नदियों का मायका। नदियों का मायका कहने का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों की अधिकता होने के कारण मध्य प्रदेश से अधिकतम नदियों का उद्गम होता है, तथा कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कई सारी नदियों की जन्म स्थली है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, इसका एक अन्य नाम है टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश को 2018 की रिपोर्ट के अनुसार टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। टाइगर स्टेट का दर्जा उस राज्य को दिया जाता है जिस राज्य में भारत में सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक टाइगर 526 पाए गए। 526 टाइगर पाए जाए गए हैं, जो कि किसी भी राज्य में सर्वाधिक है, इसलिए मध्य प्रदेश को 2018 की रिपोर्ट के अनुसार टाइगर स्टेट का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। अगर यहां से दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 2018 के पूर्व टाइगर स्टेट का दर्जा किस राज्य को प्राप्त था, तो आंसर होगा कर्नाटक राज्य। परंतु यदि आपसे पूछा जाता है कि 2018 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखने योग्य बात है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम है जनजातीय प्रदेश। भारतवर्ष में सभी राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है, इसलिए मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश भी कहकर पुकारा गया। इसी प्रकार इसका एक अन्य नाम है सोयाबीन प्रदेश या सोया प्रदेश कहा जाता है। पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक
सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश की भी संज्ञा दी जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश पर की अक्षांशीय तथा देशांतरीय स्थिति के बारे में हमसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तथा पूछा जाता है। तो दोस्तों, अक्षांशीय तथा देशांतरीय स्थिति बनाने के लिए हमें ग्लोब का अध्ययन करना होता है। थोड़ी हमको ग्लोब की जानकारी प्राप्त करनी होगी। यहाँ पर मैंने आपको ग्लोब बनाया है, तो ग्लोब पर जो आड़ी तथा लेटी रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं, तथा जो वह रेखा जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है अर्थात मध्य की रेखा, उसको बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती है। ऊपर का भाग उत्तरी भाग कहलाता है तथा नीचे का भाग दक्षिणी भाग कहलाता है। तो इसी प्रकार जब हम 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं तो 23.5 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा हमको प्राप्त होती है वह कहलाती है कर्क रेखा। और उसी प्रकार जब हम 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा से नीचे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तो नीचे की ओर जब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर हम जब पहुंचते हैं तो वह रेखा कहलाती है मकर रेखा। उसी प्रकार जिस प्रकार 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती है, उसी प्रकार कुछ खड़ी रेखाएं हमको ग्लोब पर दिखाई देती हैं। मध्य की जो खड़ी रेखा रहेगी वह 0 डिग्री देशांतरीय रेखा कहलाती है। 0 डिग्री देशांतरीय रेखा भी ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के जो सीधे हाथ, हमारे सीधे हाथ का जो भाग रहेगा वह कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और जो हमारे उल्टे हाथ का जो भाग रहता है वह कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। अर्थात अब हम यहाँ से मध्य प्रदेश की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी स्थान की जब हम ग्लोब पर स्थिति प्राप्त करते हैं तो वह स्थिति प्राप्त की जाती है अक्षांशीय तथा देशांतरीय रेखाओं द्वारा। जब हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचेंगे तो जब हम 21 डिग्री 6 मिनट रेखा पर जब हम पहुंचेंगे तो वहां से मध्य प्रदेश की स्थिति प्रारंभ होती है। वहां से मध्य प्रदेश की स्थिति प्रारंभ होती है तथा ऊपर चलते जाएंगे और जब हम 26 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर जब पहुंचेंगे 30 मिनट अक्षांश पर जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर मध्य प्रदेश की स्थिति समाप्त होगी। तो हम देखते हैं कि यदि हमसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति क्या होगी तो आंसर होगा 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दोस्तों, इसी प्रकार अगर हमसे देशांतरीय स्थिति पूछी जाती है तो जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तो जहां से हमारा मध्य प्रदेश प्रारंभ होता है वहां पर हमारी रेखा प्रारंभ होती है। कौन सी रेखा गुजरती है वहां से? 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर। और उसी प्रकार हम आगे जब चलते हैं तो जहां पर हमारी मध्य प्रदेश की स्थिति समाप्त होती है वहां से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अब हमसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की देशांतरीय स्थिति क्या होगी तो हमारा आंसर होगा 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश किस गोलार्ध में पाया जाता है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि अक्षांशीय स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय स्थिति के अनुसार, देशांतरीय रेखा की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश पूर्वी गोलार्ध में। तो हम देखते हैं कि हमारा उत्तर क्या बनता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो मध्य प्रदेश हमारा किस गोलार्ध में होता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश को भू आविष्टित राज्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? भू आविष्टित राज्य। इसका अर्थ होता है लैंडलॉक्ड एरिया। लैंडलॉक्ड एरिया का अर्थ है
कि जब किसी भी राज्य की सीमा किसी भी समुद्री तट को ना लगती हो, ना छूती हो, तो वह एरिया क्या कहलाता है? लैंडलॉक्ड एरिया, अर्थात भू आविष्टित राज्य। अब हम यहाँ पर जब देखते हैं कि इस भारत में मध्य प्रदेश की जब हम स्थिति को देखेंगे तो मध्य प्रदेश बिल्कुल मध्य में पाया जाता है तथा इसके चारों ओर भूमि ही भूमि है, अर्थात अन्य राज्य स्थित हैं। इसकी सीमा समुद्री तट को नहीं लगी हुई है। यहाँ पर अगर हम केरल की बात करें तो उसकी सीमा समुद्र तट से लगी हुई है, तो केरल एक भू आविष्टित राज्य नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश एक भू आविष्टित राज्य है। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। यहां से हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। अब मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से हमसे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश 1956 में बना था और 1956 के पश्चात 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। तो हमसे विभाजन के पूर्व तथा विभाजन के बाद का दोनों का क्षेत्रफल यहां से पूछा जाता है। अब यदि हमसे क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का विभाजन से पूर्व का क्षेत्रफल बताइए, तो आंसर होगा 443,446 अर्थात 44, 34, 46 किलोमीटर स्क्वायर को वर्ग किलोमीटर भी कहा जाता है। और यदि हमसे पूछा जाता है कि विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बताइए, तो हमारा आंसर होगा 308,252 किलोमीटर स्क्वायर। या हमसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बताइए, तो भी आंसर क्या होगा दोस्तों? 308,252 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों हम आगे चलते हैं। एक और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश कितना भाग है। तो दोस्तों कितने प्रतिशत भाग है हमको आंसर देना होगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 9.38%, यानी कि 9.38% मध्य प्रदेश भारत का हिस्सा है। आगे चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? हमसे पूछा जाता है भारत का में द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में द्वितीय स्थान है। तो कोई पहला भी होगा। अगर हमसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है या प्रथम राज्य कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा राजस्थान। तो हमारा आंसर क्या होगा? राजस्थान। जबकि मध्य प्रदेश का कौन सा क्रम है? दूसरा स्थान। दोस्तों इसी प्रकार अब हम आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश से कुछ प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है। अब हमको यहाँ पर पहले एक बात समझनी होगी कि मध्य प्रदेश, जब भी हम किसी भी मैप को देखते हैं तो हम जब इस प्रकार, जैसे मैं खड़ा हूं अभी, मैं सामने किसी मैप को देखूंगा तो हमेशा याद रखना होगा हमको, जो उसका उत्तर होगा वो हमेशा अपर साइड होगा और जब उसका दक्षिण होगा तो वो नीचे की साइड होगा और जो पूरब होगा वो मेरे सीधे की हाथ की साइड होगा और पश्चिम जो स्थिति होगी वो हमेशा मेरे उल्टे हाथ की तरफ होगी। तो हम दोस्तों देखते हैं कि मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जब हमसे पूछा जाएगा तो आंसर होगा सिंगरौली। अब जब हमसे मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला पूछा गया है तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला भी पूछा जा सकता है। तो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। इसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना और उसी प्रकार हमारा मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। दोस्तों एक बात याद रखने योग्य है कि कभी कभार हमसे मध्य प्रदेश का मध्य जिला भी पूछा जाता है। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का मध्य जिला है सागर। सागर हमारे मध्य प्रदेश का मध्य जिले का
आंसर हो। आगे चलते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश से कुछ इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों को छूती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 5 राज्यों को छूती है। उत्तर में और उत्तर पूर्व में मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश निवास करता है तथा पूरब की ओर छत्तीसगढ़ राज्य है, दक्षिण में महाराष्ट्र है तथा पश्चिम में गुजरात राज्य तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान राज्य स्थित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा बनाता है। आगे दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित कितने जिले किस राज्य से सीमा बनाते हैं। तो मध्य प्रदेश की सीमा पे स्थित 13 जिले, सर्वाधिक 13 जिले उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 13 जिले उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा बनाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित 6 जिले छत्तीसगढ़ राज्य से सीमा बनाते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के 9 जिले महाराष्ट्र राज्य से सीमा बनाते हैं और मात्र 2 जिले मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित गुजरात राज्य से सीमा बनाते हैं तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित 10 जिले राजस्थान राज्य से सीमा बनाते हैं। आगे दोस्तों चलते हैं, तो यहां से एक क्वेश्चन हमको दिखाई देता है और कई बार पूछा भी गया है कि मध्य प्रदेश की किस सीमा के जिले सर्वाधिक मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य को सर्वाधिक छूती है। तो उत्तर प्रदेश राज्य को 13 जिले छूते हैं, तो इस कारण हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वाधिक सीमा छूती है। उसी प्रकार सबसे कम सीमा गुजरात को छूती है। दोस्तों इस प्रकार मध्य प्रदेश की आज हमने कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करी। यह हमारा आज पार्ट 1 मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी का पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।